हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और आज का हमारा टास्क है, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट स्क्वायर रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, इसको प्रूव करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ये करते हैं कि हम इस क्वेश्चंस के स्टेप्स को सीख लेते हैं, बट हम उसे समझते नहीं हैं। मैंने भी अपने स्कूल टाइम में इसको लर्न किया था। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, अब हमें इस चीज़ को समझना है। तो बाय द वे हम ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट टू इरेशनल होता है, ये बात तो सभी को पता है। ठीक है, हमने क्लास 9th में पढ़ा भी हुआ है। क्या? देखिए, आपको एक बात बताता हूँ। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यू नो। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कहाँ गया यार, कर्सर भाग जाता है इधर उधर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? तो जैसे 4, हाँ, 1 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। ठीक है, तो और भी है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो आप देख रहे हो ना, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, अगर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमें एक होल नंबर मिलता है ना। देखिए, 1 का स्क्वायर रूट 1 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है। ठीक है, तो जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, इनका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आपको एक होल नंबर मिलेगा, या हम ये कह सकते हैं हमको क्या मिलता है, नेचुरल नंबर्स मिलता है। लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, अगर आप इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे ना, तो आपको होल नंबर नहीं मिलेगा। जैसे ये आपका 2 है ना, अगर मैं 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूं तो मुझे एक होल नंबर नहीं मिलेगा, या मैं ये भी कह सकता हूं कि मुझे एक नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 3 का अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा तो मुझे एक होल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 5 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूं तो मुझे होल नंबर नहीं मिलेगा। अगर मैं 6 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा तो मुझे होल नंबर नहीं मिलेगा। डेसिमल में कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना जानते हो, तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, बट यू विल नॉट गेट अ होल नंबर, आपको एक होल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मीन्स ये होता है कि जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमें होल नंबर नहीं मिलता। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो स्क्वायर रूट 2, तो जो हमारा 2 है ना, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जो 2 का स्क्वायर रूट है वो एक होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई हमें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब एक बात मुझे और बतानी है। ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो, जैसे आपने 1 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो आपको 1 मिल गया, 4 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो 2 मिल गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है। तो इसको आप रैशनल नंबर भी बोल सकते हो। 1 का स्क्वायर रूट 1 है ना, अब ये 1 हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशंस को पढ़ा हुआ है। रैशनल नंबर में क्या होता है? रैशनल नंबर का मीन्स ये होता है कि हम उसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं,
where p and q are integers, where p and q are integers, q are integers, and q does not is equal to 0। जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होता, ये q जीरो नहीं होता। q कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, q कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन q जीरो नहीं हो सकता। लेकिन ये जो p है हमारा, p पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, निगेटिव इंटीजर हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैंने 1 का स्क्वायर रूट 1 फाइंड आउट किया है, तो 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं। अब देखो न्यूमरेटर जो 1 है हमारा, 1 ये भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में 1 ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर ओवर इंटीजर। अब डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं है ना, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। आपने 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है 2, तो मैं 2 को लिख सकता हूं 2/1। अब न्यूमरेटर में 2 है, पॉजिटिव इंटीजर, डिनोमिनेटर में 1 है, पॉजिटिव इंटीजर, तो 2/1 ये भी हमारा हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिलता है होल नंबर, और इस होल नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 है तो 2/1, 9 का स्क्वायर रूट 3 है 3/1, 16 का स्क्वायर रूट 4 है 4/1 ना। तो ये हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन जो हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स जिनका स्क्वायर रूट एक होल नंबर नहीं होता, जैसे 2 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे ना तो वो होल नंबर नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे, होल नंबर नहीं आएगा। 5 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे, होल नंबर नहीं आएगा। 6 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे, होल नंबर नहीं आएगा। ऐसे इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं। तो जो हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमें होल नंबर नहीं मिलता, और अगर हमें होल नंबर नहीं मिलता तो हम उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मींस हम उसको रैशनल नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा रिकैप हो गया जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। ये सब मतलब ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है, उसको हमने रिकैप किया है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं कुछ चीज़ों को और फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आ गई इरेजर, और इससे रफ करते हैं जल्दी जल्दी से। रफ नहीं हो रहा है यार। ओके, तो जल्दी से रफ करते हैं और शुरू करते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक बात बता दूं, डायरेक्ट तो आप स्क्वायर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ नहीं कर पाओगे। ठीक है तो हम एक मेथड का यूज करेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता क्या है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मीन्स ये होता है कि पहले जैसे अभी हमें गिवन है प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इरेशनल है, लेकिन हम इसका जो अपोजिट होता है ना, इरेशनल का अपोजिट क्या होता है, रैशनल। तो पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि स्क्वायर रूट 2 जो है ना वो रैशनल है, और फिर उसी बात को हम गलत साबित कर देंगे। मतलब जो हम अज्यूम करेंगे उसी चीज को हम जो है ना रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। तो ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, तो चलिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है ना। तो मैंने आपसे क्या बोला, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम जस्ट अपोजिट करते हैं। पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल है, फिर हम उस बात को जो है ना गलत साबित कर देंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे
let us assume that square root 2 is rational. स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल। ठीक है, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि स्क्वायर रूट 2 जो है ना वो रैशनल है। ठीक है, अच्छा अगर ये रैशनल है तो आपको पता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, हम उसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये आप सभी को पता है। डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। डेनोमिनेटर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। और जो हमारा न्यूमरेटर है p, तो इट कैन बी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड 0। p हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, फिलहाल तो रूट 2 हमारा रैशनल है ना, ये हमने अज्यूम किया है। तो हम क्या लिखेंगे अब? तो हम लिखेंगे सो we can find integers, so we can find integers p and q and q does not is equal to 0। p and q, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब देखिए, q does not is equal to 0। ठीक है, so we can find integers p and q does not is equal to 0। तो अब हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। ठीक है, किसी भी रैशनल नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कैसे? अब जैसे मान लीजिए ये 3 है। ठीक है, तो इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? इस 3 को मैं लिख सकता हूं 6 अपॉन 2। अब ये 3 हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, 3 हमारा रैशनल नंबर है। 3 को मैं 3 अपॉन 1 लिख सकता हूं, और इसको मैं इक्वल लिख सकता हूं 6 अपॉन 2। अब ये 6 अपॉन 2 कैसे आया होगा, सोचिए ज़रा। एक्चुअली किसी भी रैशनल नंबर में हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, तो मुझे मिलेगा 6 अपॉन 2। देख सकते हैं ना आप। ठीक है, सिमिलरली इस रूट 2 को मैंने p अपॉन क्यू लिखा है, वेयर q डज नॉट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब एक बात बतानी है आपसे। आपको ये पता होगा कि जब भी हम कोई रैशनल नंबर लिखते हैं ना, अभी जैसे रैशनल नंबर मैं लिख रहा हूं, 1 मिनट, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, यही चलो लिख देता हूं मैं 6 अपॉन 2। अब ये जो 6 अपॉन 2 है ना, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो 6 अपॉन 2 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मीन्स ये होता है कि जब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को प्राइम्स के फॉर्म में होते हैं। देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन का, या मैं बोलूं रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, तो कैसे करते हैं आप? जैसे ये 6 अपॉन 2 है, मैं बोलूं कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, तो आप ऐसे बोलते हो ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 over 1 इट मीन्स 3 ना। ये आपने 2 से कैंसिल किया, लेकिन इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये 6 over 2 है ना, तो हम 6 और 2 का HCF फाइंड आउट करेंगे। 6 और 2 का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको HCF आता है ना, 6 और 2 का कैसे फाइंड आउट करते हैं?
तो 6 और 2 का HCF क्या हो जाएगा? 6 और 2 का HCF हो जाएगा 2 ना। कैसे? 6 का फैक्टर होगा 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर, और 2 का प्राइम फैक्टर होगा 2। तो जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं ना, तो कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर, और उसमें भी वो कॉमन प्राइम फैक्टर चूज करते हैं जिसकी एक्सपोनेंट कम होती है। लेकिन यहाँ पे 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें 2 है, और जो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें भी 2 है। तो ये हमारा कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन है, और इन दोनों की एक्सपोनेंट कितनी है? सिर्फ 2 लिखा है ना, सिर्फ 2, तो दोनों की एक्सपोनेंट क्या होगी? 1। हाँ, तो HCF हमारा 2 आएगा, 6 और 2 का HCF 2 आएगा, तो ये 6/2 था। तो अगर मैं HCF से डिवाइड कर दूं डिनोमिनेटर में और HCF का डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर में, तो मैंने डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड किया है और न्यूमरेटर में भी 2 से डिवाइड किया है। अब ये 2 क्या है? एक्चुअली ये 2 HCF है। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आएगा, और 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आएगा। 3/1 मीन्स 3। तो ये जो मैंने कैंसिल किया ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक्चुअली मैंने 2 का डिवाइड किया है डिनोमिनेटर में और 2 का डिवाइड किया है न्यूमरेटर में। और ये 2 क्या है? 2 एक्चुअली कॉमन फैक्टर है, 6 और 2 का कॉमन फैक्टर, या हम बोल सकते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6 और 2 का। ठीक है, ये सभी को पता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम रैशनल नंबर को लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने बीच में बता दिया है, आपको ये थोड़ा सा जानना जरूरी था। अब मैं इरेजर का यूज करके फिर से एक बार रफ कर देता हूं, क्योंकि मुझे अब आगे समझाने में थोड़ा आसान होगा मेरे लिए। ठीक है, तो यहां तक आपने पढ़ लिया है। ओके, एक मिनट। तो मैंने क्या लिखा है? √2 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन एक बात है जो अभी यहां पर जो है ना, मैंने नहीं बोला है। देखो, P/Q के फॉर्म में मैंने √2 को लिखा है। ठीक है, बट मैंने ये नहीं बोला है कि P/Q सिंपलेस्ट फॉर्म है। मैंने अभी ऐसा नहीं बोला है कि जो P/Q है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो अब ये P और Q लिखा है ना, तो हम लिखेंगे कि सपोज P and Q have a common factor. P and Q have a common factor other than 1. अब इसको समझना, मैंने लिखा है P and Q have a common factor other than 1। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ जो P/Q है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि ये जैसे मैं लिख देता हूं 6/2, ये एक रैशनल नंबर है लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं 6 और 2 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो 6 और 2 का कॉमन फैक्टर 2 होगा। ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म हम उसे बोलते हैं जब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपसे बोलूं 7/3, 7/3 एक रैशनल नंबर है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि 7 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 है। क्यों? देखिए, 7 का जो फैक्टर होगा ना वो 1 एंड 7 होगा, 3 का फैक्टर होगा 1 एंड 3। तो बताइए कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? 1। तो 7/3 ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है रैशनल नंबर का, लेकिन 6/2 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। लेकिन हम 6/2 को सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हैं
कैसे? सबसे पहले हम 6 और 2 का HCF निकालेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर उसका डिवाइड कर देंगे। तो 6 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया था 2, और अगर मैं 2 का डिवाइड डिनोमिनेटर में करूंगा और न्यूमरेटर में करूंगा तो फाइनली मुझे कितना मिलेगा? 3/1, और 3/1 6/2 का सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। तो 6/2 का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 3/1। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? तो वही मैंने लिखा है, सपोज P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। P और Q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि P/Q सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम √2 को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, मैं जानता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे बहुत चीज़ें रिपीट हो रही, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं ना। ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है जो एक बार में समझ में नहीं आता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हाँ, सपोज P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो 1 को छोड़कर कुछ और है इसका कॉमन फैक्टर P और Q का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो हम उस कॉमन फैक्टर से P और Q को डिवाइड करेंगे। अगर हमें पता है कि P और Q का कॉमन फैक्टर क्या है, अगर हमें ये बात पता है, तो उस कॉमन फैक्टर से हम P और Q को डिवाइड करेंगे। और जब डिवाइड करेंगे ना, तो √2 को जो मैंने लिखा है रैशनल नंबर के फॉर्म में, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब हम आगे क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे सपोज P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, then we divide डिवाइड की स्पेलिंग गलत हो गई ना। हाँ, ये DE नहीं होगा, DI होगा। सॉरी, ये E नहीं होगा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, DI होगा। वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का मीन्स होता है HCF। ठीक है, कॉमन फैक्टर मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर वी डिवाइड, अच्छा, वी डिवाइड के बाद एक चीज और लिख लो, वी डिवाइड P/Q, वी डिवाइड P/Q बाय द कॉमन फैक्टर। देखो, P/Q को जब आप डिवाइड करोगे ना, तो याद रखना, कॉमन फैक्टर का डिवाइड आपको Q में भी करना है और कॉमन फैक्टर का डिवाइड आपको P में भी करना है, दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसा मत करना कि आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि P/Q डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर, आप ये मत सोचना। जो मैं बोल रहा हूं ना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब P में भी आपको डिवाइड करना है कॉमन फैक्टर का, ये मैंने C.F लिख दिया है, और डिनोमिनेटर में जो हमारा Q है, Q को भी डिवाइड करना है कॉमन फैक्टर से, दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है ना, ये इतना रफ कर दो। एक मिनट, ये समझाने के लिए मैंने लिखा था, ये ऐसे ये रफ कर दो। कॉमन फैक्टर का मीन्स हो गया, आप HCF का डिवाइड कर रहे हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। ठीक है, और जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको P/Q का सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा।
P अपॉन Q का सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब आप लिखोगे कॉमन फैक्टर, we divide P upon Q by the common factor to get स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू A अपॉन B। ठीक है, A अपॉन B। तो अब जब आपने डिवाइड किया है ना कॉमन फैक्टर से, यानी HCF से P और Q को, तो अब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया रैशनल नंबर का, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म है A अपॉन B। ठीक है, आगे हम लिखेंगे वेयर A एंड B आर को प्राइम। अब ये को प्राइम का मीन्स क्या होता है? देखो, को प्राइम का मीन्स होता है एक ऐसा पेयर जिसका HCF 1 हो। एक मिनट रुकिएगा जरा, बैटरी लूज हो गई है। ठीक है, A एंड B आर को प्राइम, मतलब जिसका HCF 1 हो। बताता हूं मैं आपको, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं अभी, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि क्या लिखूं, हाँ, क्या लिख दूं, चलो मैं लिख देता हूं। जैसे, हाँ रुक जाइए, ए और बी को प्राइम बोला है ना, जैसे 7/3 है, तो 7/3 में ये जो 7 है ये हमारा ए है और 3 हमारा बी है ना, तो ये एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म है। 7/3 रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म है। और इसका जो कॉमन फैक्टर है 7 और 3 का, वो 1 है, क्योंकि 7 का फैक्टर होगा 1 एंड 7 और 3 का फैक्टर होगा 1 एंड 3। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, या हम बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, यानी HCF 1 है 7 और 3 का। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 7 और 3 हमारा को प्राइम है। तो को प्राइम का मीन्स ये होता है जब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उसे हम को प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा को प्राइम है। तो बस ठीक है, तो ये जो A अपॉन बी है ना, √2 इज इक्वल टू A अपॉन बी, एक्चुअली ये A और B को प्राइम है ना। चलिए यहां तक तो हो गया। अब ये हमें समझ में आ गया कि √2, देखिए अब एक बार हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और एक बार फिर से क्वेश्चन को जितना सॉल्व किया ना वो देखेंगे। ठीक है, एक बार, वन टाइम। तो हमें क्या प्रूव करना था? प्रूव दैट √2 इज इरैशनल। तो मैंने आपसे बोला कि हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या करते हैं कि जैसे हमें इरैशनल प्रूव करना है और हम जानते हैं √2 इरैशनल है, तो पहले हम ये अज्यूम कर लेंगे कि √2 हमारा रैशनल है। तो मैंने लिखा भी है, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल। और अगर ये रैशनल नंबर है तो आपको पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशंस क्या होती है, कि हम किसी भी रैशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं। P और Q इंटीजर्स होते हैं, लेकिन जो हमारा डेनोमिनेटर Q होता है ना, वो जीरो नहीं होता, वो जीरो के इक्वल नहीं होता। तो ये यहां पे लिखा भी है। ठीक है, Q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, सो √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q वेयर Q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अभी मैंने ये नहीं बोला था कि P अपॉन Q सिंपलेस्ट फॉर्म है रैशनल नंबर का।
सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो। अभी मैंने ऐसा क्यों कुछ भी नहीं बोला है कि P और Q का HCF 1 है ना, तो हमने अज्यूम कर लिया कि P अपॉन Q सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये लिखा भी है, सपोज P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने ये सपोज किया कि P और Q का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 को छोड़कर कुछ और भी है, 1 को छोड़कर कुछ और है। तो 1 को छोड़कर जब कुछ और है ना, तो हम उस कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं। तो वही मैंने किया, देन वी डिवाइड P अपॉन Q बाय द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। तो P और Q का जो HCF था, मैंने उससे डिवाइड किया P को और Q को। ठीक है, और जब डिवाइड किया तो मुझे मिला A अपॉन B, मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म। और A और B क्या है? A और B हमारे को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स का मीन्स ये होता है जब न्यूमरेटर में, हाँ, को प्राइम का मतलब जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। ठीक है, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है तो हम उसे को प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट टू A अपॉन B के फॉर्म में है। A और B इंटीजर्स हैं, लेकिन A और B को प्राइम है, मतलब A और B का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो A एंड B आर को प्राइम, तो हम कह सकते हैं क्या? B आर को प्राइम ना। A एंड B आर को प्राइम, ठीक है। देयरफॉर, अब हम यहां लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B, A एंड B विल बी 1। ए और बी हमारे को प्राइम है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। तो स्क्वायर रूट टू को मैंने रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया है और इसका कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब आगे क्या करेंगे, आगे आपको बताते हैं। हाँ, अब सुनिए, अब आगे हमें एक्चुअली करना ये है कि जैसे देखिए, स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू A अपॉन B है। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर रूट टू है ना, इसको हम इंटीजर बना देते हैं, इसको हम इंटीजर बना देते हैं। अभी ये स्क्वायर रूट टू है, अभी ये इंटीजर नहीं है। इसको इंटीजर बनाने के लिए क्या करना होगा? इसको इंटीजर बनाने के लिए मुझे ये स्क्वायर रूट टू हटाना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा ना। और स्क्वायर रूट टू को अगर हमें, स्क्वायर रूट टू से अगर मुझे स्क्वायर एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए ये जो स्क्वायर रूट टू है ना, ये जो स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर कर देंगे। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो A अपॉन बी का भी स्क्वायर कर देंगे। अब एक्चुअली होता क्या है, जब कोई भी चीज इक्वल होती है तो अगर आप स्क्वायर भी करते हो तो भी इक्वल रहती है। अभी मैं आपसे बोलूं कि जैसे ये लिखा हुआ है 3, 3 इज इक्वल टू, मैंने लिखा है 6/2, 3 इज इक्वल टू 6/2, ये इक्वल है। तो अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो मैं 6/2 का भी स्क्वायर करूंगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 6/2 का स्क्वायर होगा 36/4। तो देखो, 4 9 जा 36, 9 इज इक्वल टू 9 आ रहा है ना। तो अगर मैंने लेफ्ट में स्क्वायर किया है तो मुझे राइट में भी स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। अब ये स्क्वायर क्यों किया है? इस स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए, मतलब जो स्क्वायर रूट है ना, इस सिंबल को मुझे रिमूव करना है। तो अब स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ये सिर्फ आ जाएगा 2। 2 इज इक्वल टू A स्क्वायर ओवर B स्क्वायर। ठीक है, 2 इज इक्वल टू A स्क्वायर ओवर B स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे? इसके आगे देखिए, इसके आगे नेक्स्ट, 2 इज इक्वल टू A स्क्वायर ओवर B स्क्वायर। अब ये सिर्फ 2 है ना, तो डिनोमिनेटर में मैं लिखूंगा 1।
और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा 2 से और 1 का मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर से। तो 1 इंटू ए स्क्वायर ये होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो 2b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब ये दोनों चीजें इक्वल हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अच्छा, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है, इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ कि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर हमारा 2 से डिविजिबल है। ए स्क्वायर हमारा 2 से डिविजिबल है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, उसका मैं रीजन बता रहा हूं। देखिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है 2 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। 2b स्क्वायर का मीन्स 2 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। आप खुद देखो, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये डिविजिबल हुआ ना। 2b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अब जैसे मान लो अभी मैं बोलूं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3। सपोज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि ये 2 मल्टीप्लाई 3 2 से डिविजिबल है। देखो आप, ये 2 से डिविजिबल है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आएगा। बात समझ रहे हैं? तो सिमिलरली हमें क्या गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर का मीन्स 2 इंटू बी स्क्वायर। तो 2 से तो ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर हमारा 2 से डिविजिबल है। ठीक है, ओके, जरा इरेज कर दूं क्योंकि ये मैं वो पार्ट इरेज कर रहा हूं जो आपको नहीं लिखना है अपनी कॉपी पे। ठीक है, ये समझाने के लिए कुछ चीजें लिख रहा हूं बार बार। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर हमारा 2 का मल्टीपल है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ए स्क्वायर जो है ना 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ए स्क्वायर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए मैं एक स्टेप लिखूंगा। मुझे क्या लिखना है, मैं लिखूंगा पहले ये तो चेंज करूंगा। तो अब हम लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हमारा 2 से डिविजिबल है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अगर ये मैंने लिखा है ना 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यहां लिख दूं पहले मैं, यहाँ पे नाउ, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अच्छा, अब एक बात और बतानी है, अगर मैंने लिखा है 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो अब क्या लिख सकता हूं, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए, 2 डिवाइड्स ए। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर 2 डिवाइड्स ए। देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, एक्चुअली ये क्यों लिखा गया है ऐसा, ये भी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, हम्म, देखो, इवन इवन नंबर मल्टीप्लाई इवन नंबर, जब आप इवन मल्टीप्लाई इवन करते हैं ना, तो इवन का स्क्वायर होता है।
इवन नंबर मल्टीप्लाई इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर का स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, देखो आप, अगर मैं लिखूंगा 4, 4 इवन नंबर है, 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये आपका क्या आएगा, 4 स्क्वायर आएगा, और 4 स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, 16। ठीक है, तो इवन नंबर और इवन नंबर का मल्टीप्लाई होता है तभी इवन नंबर का स्क्वायर आता है। एक बात और, अगर मैं बोलूंगा ऑड नंबर मल्टीप्लाई ऑड नंबर, तो ये आएगा ऑड नंबर का स्क्वायर। आप चाहे तो करके देख लो, 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 स्क्वायर होगा, और 3 स्क्वायर का मीन्स हो गया 9। ठीक है, अब आप बताओ, ये ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर मैंने लिखा है 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। आप बताओ कि ए मल्टीप्लाई ए क्या होगा, ए स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं ए हमारा इवन नंबर है, ए को अगर मैं इवन नंबर बोल देता हूं ना कि ए हमारा इवन नंबर है, तो इवन मल्टीप्लाई इवन, इवन मल्टीप्लाई इवन, वो होगा इवन का स्क्वायर, इवन नंबर का स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैंने 4 मल्टीप्लाई 4 किया था तो 4 स्क्वायर आया था, यानी 16। अब ये बताइए, अगर 16 हमारा 2 से डिविजिबल है, आपको पता है 2 8 जा 16, तो 16 आया कैसे, जब आपने 4 मल्टीप्लाई 4 किया ना, तो 16 आपका क्या है, 16 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इवन नंबर का स्क्वायर हमारा 16 है, तो इवन नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा 4। तो 4 भी तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो वैसे ही लिखा है 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इससे हमें ये समझ में आ गया, ये जो ए स्क्वायर है ना, एक्चुअली ए स्क्वायर इवन नंबर का स्क्वायर है, ए हमारा इवन नंबर का स्क्वायर है। तो इवन इंटू इवन, इवन नंबर का स्क्वायर, तो जो ए होगा यानी इवन नंबर होगा, वो भी 2 से डिविजिबल होगा। तो मैंने लिखा है देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आगे देखो। ठीक है, बस थोड़ा सा और रह गया है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये रफ कर रहा हूं, बस थोड़ा सा और रह गया है, समझना जरूरी है। आप एग्जाम में कर तो लोगे, बट मैं चाहता हूं चीजों को समझना चाहिए ना, और बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो चीजों को एक्चुअली में समझते हैं, लेकिन जो समझ लेते हैं उन्हीं को फायदा होता है। कभी कोई कंपटीशन होता है तो वो आसानी से चीजों को टैकल कर लेते हैं। तो 2 डिवाइड्स ए, ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है, 2 डिवाइड्स ए। एक मिनट, ओके, तो इसको मैं बॉक्स में कर दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, 2 डिवाइड्स ए। 2 डिवाइड्स ए, अब इसका काम आएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करते हैं, अब इसके आगे देखें, मुझे और आगे पेज चाहिए था लगता है। ठीक है, चलिए यहां सॉल्व करते हैं लेफ्ट में इसके आगे, देयरफॉर 2 डिवाइड से। अच्छा, अगर 2 अगर ए 2 से डिविजिबल है, अगर ए हमारा 2 से डिविजिबल है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए हमारा इवन नंबर है ना, सो ए इज एन इवन नंबर ना, सो स्मॉल ए इज एन, इसके आगे है ये, ठीक है, इज एन इवन नंबर, इवन नंबर। और आपको पता है ना कि अगर कोई भी इवन नंबर है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल ए इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 2n। इवन नंबर को हम 2n लिख सकते हैं, और n क्या है,
ब्रैकेट में लिख देते हैं n इज एनी इंटीजर, a इज एनी इंटीजर, मीन्स पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो हो सकता है। आप खुद देखो, अगर मैं n के प्लेस पे a इज इक्वल टू 2n है ना, 2n का मीन्स होता है 2 मल्टीप्लाई n। अगर मैं n के प्लेस पे जीरो पुट करूंगा तो 2 इंटू जीरो, जीरो। जीरो हमारा इवन इंटीजर होता है। अगर मैं n के प्लेस पे 1 पुट करूंगा तो 2 इंटू वन, 2। तो a हमारा 2 आएगा, इवन इंटीजर। इफ वी पुट 2 एट द प्लेस ऑफ n, तो 2 टू जा 4, a इज इक्वल टू 4 आएगा, इवन आएगा। अगर मैं n के प्लेस पे -1 पुट करूंगा तो 2 इंटू -1, -2। और अगर मैं n के प्लेस पे -2 पुट करूंगा, 2 इंटू -2, -4। आप देख रहे हो ना, आप n के प्लेस पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, नेगेटिव इंटीजर ले लो, जीरो ले लो, आपको इवन इंटीजर ही मिलेगा। तो a इज इक्वल टू 2n हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में, ये जो आपको इक्वेशन दी गई थी ये वाली, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसमें हम क्या करेंगे, a के प्लेस पे 2n सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये a स्क्वायर है ना, तो इसके प्लेस पे 2n लिख दिया, 2n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2n होल स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब आपको ये तो पता है, जब कोई भी चीज इक्वल होती है तो हम सेम नंबर का डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने राइट हैंड साइड 2 का डिवाइड किया और लेफ्ट हैंड साइड 2 का डिवाइड किया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कितना आएगा, ये आएगा 2n स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 2n स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ध्यान देना, n आपको पता है, n इज एनी इंटीजर, 2n स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अभी जो बी स्क्वायर है ना, ये 2 का मल्टीपल है। बी स्क्वायर क्या है, 2 का मल्टीपल है, मैं यहां समझाता हूं। देखिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। और मैंने क्या बोला था, n इज एनी इंटीजर, n कोई इंटीजर हो सकता है, ठीक है। फिलहाल बी स्क्वायर हमारा 2 का मल्टीपल है, देखो 2 इंटू एन स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। क्यों, अगर आप 2 का डिवाइड कर दोगे तो आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है ना, 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, यानी बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, बी स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो मैं यहां पे लिखूंगा अब जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, मैं राइट हैंड साइड मुझे लिखना है ना, कहाँ गया कर्सर है, ये क्या, हाँ। तो अब हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, एक्चुअली 2n स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आप देखो, अगर किसी बच्चों की बात समझ में नहीं आई, फिर से बता देता हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर है। आप n के प्लेस पे वैल्यू पुट करो, जैसे 0, n के प्लेस पे 1, 2, -2, -3, आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो। तो देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2n स्क्वायर है, चलो मैं -3 लिख देता हूं n के प्लेस पे, तो -3 स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई -3 स्क्वायर का मीन्स हो गया 9, तो 2 9 जा 18। अब 18 जो है आपका 2 से डिविजिबल है ना, 2 9 जा 18, ठीक है। तो अगर आप n के प्लेस पे कोई भी इंटीजर सब्सटीट्यूट करोगे तो इवन नंबर आपको मिलेगा, और वो इवन नंबर जो होगा ना, वो 2 से डिविजिबल होगा, इवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि बी स्क्वायर हमारा 2 से डिविजिबल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो हम यहां लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, नाउ वी विल राइट, क्या लिखेंगे,
तो अब हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। और अगर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स 2 डिवाइड्स b, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सेम वही चीज है, ठीक है। अगर इवन नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है, अगर इवन नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो इवन नंबर भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स b। अब देखिए 2 डिवाइड्स a किया था, 2 डिवाइड्स b हो गया ना, ये ध्यान देना, ये वाला। ये इतना 2 डिवाइड्स b, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार हमने ये देखिए ये वाला किया था 2 डिवाइड्स a, और ये 2 डिवाइड्स b। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ कि 2 जो a है वो भी 2 से डिविजिबल है, और जो b है वो भी 2 से डिविजिबल है। और अगर a और b दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b का कॉमन फैक्टर एटलीस्ट 2 तो है, कॉमन फैक्टर एटलीस्ट 2 तो है। अब a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है, तो कॉमन फैक्टर एटलीस्ट क्या हुआ? 2। तो अब हम लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे। अब एक्चुअली मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ चीजों को रफ करता हूं और फिर लिखता हूं ना। यहां से शुरुआत की थी हमने, तो यहां पे चलो ये यहां पे लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे देयरफॉर A and B have small a and small b have at least A and B have at least 2 as a common factor, तो 2 A and B have at least 2 as a common factor, ठीक है। अब A भी 2 से डिविजिबल था, B भी 2 से डिविजिबल था, तो 2 तो कम से कम एक कॉमन फैक्टर होगा, A और B का एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर होगा। अच्छा, अब हमने अज्यूम क्या किया था? जब मैंने स्क्वायर रूट 2 को पहले तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा था, फिर मैंने बोला था P और Q का कॉमन फैक्टर 1 को छोड़कर कुछ और भी है, तो फिर हमने क्या किया था कि P और Q को डिवाइड किया था। किससे? P और Q का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उससे डिवाइड किया था। और डिवाइड करने के बाद मैंने बोला था उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिखा, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था? A अपॉन B। और A अपॉन B में A और B क्या थे? को प्राइम यानी कॉमन फैक्टर 1। तो एक्चुअल में हमने स्क्वायर रूट 2 को A अपॉन B के फॉर्म में लिखा था। A और B हमारे को प्राइम थे। को प्राइम का मतलब A और B का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा,
1 को छोड़कर उसका कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आगे हमने स्क्वायरिंग की, आगे कुछ स्टेप्स लिखे, तो कंक्लूजन ये निकला कि ए भी 2 से डिविजिबल था और बी भी 2 से डिविजिबल है। ए भी 2 से डिविजिबल है और बी भी 2 से डिविजिबल है। और जब दोनों 2 से डिविजिबल हैं तो हम ये तो बोल ही सकते हैं कि एट लीस्ट कम से कम ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 जरूर होगा। तो वही मैंने लिखा है, देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर ना, 2 एज अ कॉमन फैक्टर। बट देखो, अब इसके आगे अब बस स्टेटमेंट लिखना है थोड़ा सा। तो अब हम क्या लिखेंगे? बट, लेकिन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, contradicts, but this contradicts the fact that A and B have no common factor. A and B have no common factor. Have no common factor. शॉर्ट में लिख दे रहे हैं CF. No common factor other than one. Other than one. अब इसका मीन समझ लो, इसका एक्सप्लेनेशन। ये लिखा हुआ है ना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, लेकिन दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये विरोध करता है, लेकिन ये विरोध करता है द फैक्ट, एक फैक्ट का। किस फैक्ट का? दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। हमने इससे पहले क्या स्टेटमेंट लिखा है? इससे पहले देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। ए और बी का कम से कम 2 कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन ये बात, लेकिन ये जो है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये विरोध करता है। वही मैंने लिखा है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब होता है विरोध करना। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, ये विरोध करता है एक फैक्ट का। किस फैक्ट का? कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई हो नहीं सकता। ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सही बात है, ये विरोध कर रहा है ना, अदर देन 1। तो अब क्या लिखेंगे? अब ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हुआ? अब ये जो कॉन्ट्राडिक्ट है, ये विरोधाभास है, ये क्यों अराइज हुआ ना, ऐसा क्यों हुआ, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए क्यों हुआ। अभी एक चीज बताते हैं आपको। अभी रुकिएगा, अभी फिर मैं आपको समझाऊंगा। अब ये मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, तो इसके आगे एक लाइन अभी और है, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब बस मैं इतना ये रफ कर रहा हूं, बस थोड़ी सी कुछ लाइंस रफ करूंगा, फिर आपको बस एक बात बताऊंगा। तो अब मैं लिखूंगा, हम्म तो अब हम क्या लिखेंगे? अरे सॉरी, तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen, arisen, because of, because of our incorrect, incorrect assumption,
assumption that square root 2 is rational. स्क्वायर रूट टू इज रैशनल। हाँ, अब इसका मतलब समझो। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ? ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ क्योंकि बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन, क्योंकि हमारी जो सोच थी ना, जो हमने सोचा था वो गलत तरीके से सोचा था। क्या? कि स्क्वायर रूट टू हमारा रैशनल है। स्क्वायर रूट टू क्या है? रैशनल है। वी नो इट कि स्क्वायर रूट टू इरेशनल है, बट हमें प्रूव करना था ना। तो हमने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज किया। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हमने क्या किया? स्क्वायर रूट टू को रैशनल माना, स्क्वायर रूट टू को हमने रैशनल अज्यूम किया, फिर स्क्वायर रूट टू को हमने ए अपॉन बी के, पहले हमने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा, लेकिन मैंने बोला कि पी अपॉन क्यू जो रैशनल नंबर है ना, वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, मतलब उसका कॉमन फैक्टर वन को छोड़कर कुछ और भी है। तो फिर हमने पी और क्यू का एचसीएफ फाइंड आउट किया, मतलब पी और क्यू नंबर नहीं है, एक बात बता रहा हूँ कि फिर मैंने उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था उससे पी और क्यू को डिवाइड किया तो मुझे मिला ए अपॉन बी। तो फाइनली हमने ये बोला कि स्क्वायर रूट टू को हमने ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा है, और ए अपॉन बी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ए और बी का कॉमन फैक्टर है वन। ठीक है। लेकिन जब हमने और आगे स्टेप्स किए, जब हमने स्क्वायरिंग की, तो स्क्वायरिंग करने के बाद फाइनली जो हमें कंक्लूजन मिला वो ये मिला कि ए भी टू से डिविजिबल है और बी भी टू से डिविजिबल है। अगर ए और बी दोनों टू से डिविजिबल हैं, यानी ए और बी का एटलीस्ट कॉमन फैक्टर टू होगा। और जबकि हमने शुरू में ही बोल दिया था कि ए और बी का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन है। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, जो हमने सोचा था फिर जो हमने स्टेप्स किए हैं तो उनमें फर्क आ रहा है ना, वो जस्ट अपोजिट है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ? बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन, जो हमने सोचा था वो गलत सोचा था, दैट इज स्क्वायर रूट टू इज रैशनल। सो वी कंक्लूड दैट, अब फाइनली हम ये बोल सकते हैं, सो वी कंक्लूड दैट, सो वी कंक्लूड दैट स्क्वायर रूट टू इज इर्रेशनल। बस ये कंप्लीट हो गया, इर्रेशनल। अब समझिएगा जरा एक बात, थोड़ा सा बस एक चीज बताता हूं आपको। हाँ देखो, जो मैंने अभी आपसे बोला था कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 7/3 है, समझने की कोशिश करना। अब ये 7/3 है ना, इसमें 7 और 3 को प्राइम है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है। अब सुनिए, अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर दूं, तो मुझे मिलेगा 49, 49/9, 49/9 ना। 7 7 जा 49, और डिनोमिनेटर में 3 3 जा 9। अभी भी 49 और 9 ये दोनों को प्राइम है, इनका कॉमन फैक्टर वन है, क्योंकि 49 का जो फैक्टर होगा वो होगा 1 7 49। 49 का जो फैक्टर होगा वो होगा 1 7 49, और 9 का फैक्टर होगा 1 3 9। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? वन। तो अगर कोई भी रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो अगर आप उसका स्क्वायर भी करते हो तो भी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा, यानी उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन आएगा ना। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद चेंज हो गया था, यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर एटलीस्ट टू आ रहा था दोनों का। फिलहाल ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको कैसे सीखते हो, मैंने कोशिश की है समझाने की। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। देखिए, टाइम थोड़ा सा लगता है, जो चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट होती हैं ना उनमें टाइम लगता है। ठीक है, तो बस ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। और हो सके तो वीडियो को पूरा देखिए और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई आपको डाउट है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मतलब आप जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बेटा।
गुड नाइट एंड थैंक यू एवरीवन।